बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द हो चुके हैं। नॉर्वे के पास अथॉरिटी है, वहाँ की पार्टियों के पास किसी भी शख्स को उनकी खिदमात को देखते हुए, यानी कि किसी को पकड़ लें, लेकिन जिस बंदे की ऐसी खिदमात हैं कि उसको नोबेल इनाम दिया जा सकता है, वो उसको नामज़द कर सकते हैं। इमरान खान को उसी पार्टी की तरफ से नामज़द किया गया। इसी तरह से ट्रंप के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। तो सदर ट्रंप को देखते हैं कि कब उनकी नामज़दगी होती है और कब उनको पीस प्राइज़ मिलता है, नोबेल पीस प्राइज़। इमरान खान के हवाले से जैसे ही पाकिस्तान में खबर पहुंची कि उनकी नामज़दगी हो गई है, तो यहाँ पे वो लोग कितने आग बगोला हुए। कौन से लोग? वही लोग जिनको 23 मार्च को तमगे दिए गए हैं, जिनको अवार्ड दिए गए हैं, बड़े बड़े इनाम दिए गए हैं, केस भी ना पर दिए गए हैं इमरान खान की किरदार कुशी करने और किसी की पॉलिश, किसी की मालिश करने पर उनको ये तमगे दिए गए हैं। उनके लिए इमरान खान को पीस प्राइज़ मिल जाए, कोई भी प्राइज़ मिल जाए पाकिस्तान में हो, और नोबेल प्राइज़ इमरान खान को मिल जाए, उनके लिए कैसे काबिल बर्दाश्त हो सकता था, कैसे वो इसको हजम कर सकते थे। तो उनकी तरफ से वावेला किया गया, अपनी तरफ से कई खबरें उड़ा दी गई कि ये देखें कि ये पार्टी तो किसी को नामजद कर ही नहीं सकती और इमरान खान की कौन सी खिदमात हैं। बहरहाल उन्होंने अपने अंदर की आग बाहर निकालने की कोशिश की और उनकी तरफ से इमरान खान के खिलाफ तरह तरह की दलीलें दी गई कि इनको किसी किस्म का कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिल रहा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और साथ ये भी कहा गया कि तरीक़ाकार सही नहीं अपनाया गया, और ये भी कि जिन लोगों की तरफ से, जिस पार्टी की तरफ से इमरान खान को नामज़द किया गया है, उनके पास ये इस्तेहकाक नहीं था कि वो नामज़दगी इस तरह से दुनिया में मुश्तहर करते। उसका भी उनकी तरफ से जवाब दे दिया गया कि हमने ये क्यों मुश्तहर किया है। तो इमरान खान का बिल्कुल बर वक्त नामज़द हुआ था। तो देखते हैं इमरान खान को नोबेल प्राइज़ कब मिलता है। तो ट्रंप के हवाले से बात कर लेते हैं कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा उम्मीदवार हो सकता है नोबेल प्राइज़ के लिए, पीस प्राइज़ के लिए, तो वो ट्रंप से बड़ा कोई उम्मीदवार नहीं है, हकदार नहीं है। क्योंकि ट्रंप की तरफ से जिस तरह से अमन के लिए कोशिशें की गई हैं चंद महीने में, इसी साल उन्होंने अमेरिका के सदर के तौर पे हल्फ उठाया, अभी चंद माह उनकी सदारत को हुए हैं। उनकी तरफ से जो बड़े बड़े 3-4 काम किए गए हैं, वो कई लोग कई दहाइयों तक सदर रहे हैं दुनिया में, उन्होंने नहीं किए, वो नहीं कर सके। लेकिन ट्रंप की तरफ से एक तो आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जिस तरह से शुरू हो चुकी थी, ट्रंप की तरफ से उसमें मुदाखलत की गई और उन्होंने दोनों ममालिक को सीज फायर पर आमादा कर लिया, पाकिस्तान को और इंडिया को। ये अलग बात है कि ट्रंप इंडिया के साथ कितने ज़्यादा खफा हैं, कितने ज़्यादा नाराज़ हैं, उसकी भी एक वजह है, वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। और उनकी तरफ से ये भी कह दिया गया है एप्पल कंपनी को कि अपना कारोबार वहाँ से समेटें, अमेरिका में ले आएँ। ये भारत की इकानमी के लिए एक और बड़ा धचका है। एक धचका तो भारत को उस वक्त लगा जब उसकी तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया, एक जंग लग गई। भारत की इकानमी के लिए बहुत बड़ा अरबों खरबों का उसका नुकसान हो गया। स्टॉक मार्केट उसकी बैठ गई, बाकी कारोबार भी उसके बैठ गए। ट्रंप की तरफ से एक और झटका दिया गया है भारत की इकानमी को। उन्होंने एप्पल कंपनी को कहा है अपना कारोबार समेटे, अमेरिका में ले आए। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि भारत में आप कारोबार करेंगे तो यहाँ पे जो टैरिफ हमने लगाया, बहुत ज्यादा टैरिफ है, और बाद मामलात में तो चीन से भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया। चीन का टैरिफ अमेरिका की तरफ से कम किया गया, जबकि भारत का अपनी जगह पर मौजूद है। तो ट्रंप की तरफ से कहा गया अगर आप अमेरिका में आके कारोबार करेंगे तो आपको इतना टैक्स टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, ये उन्होंने वजह बताई है। लेकिन एप्पल कंपनी अगर वहां से जाती है, उसके 500 अरब डॉलर का कारोबार है, अगर वहां से जाती है तो आप समझ लीजिए कि इंडिया की इकानमी को कितना बड़ा धचका लग सकता है। बात हम कर रहे थे ट्रंप साहब की कि उनको कैसे हकदार करार दिया जा सकता है नोबेल प्राइज का। जैसे ही वो इख्तिदार में आए, अभी उन्होंने सदर का हलफ नहीं उठाया था, उनका एलची पहुंच गया इसराइल में, फलस्तीन में, वहां पे जंग बंदी करवा दी। ट्रंप के सदर का हलफ उठाने के पहले ही वहां पे फलस्तीन और इसराइल के माबैन जंग बंदी हो चुकी थी। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया ये भी। और फिर इस तरह से रूस और यूक्रेन एक दूसरे के बिलमुकाबल थे, उनको भी उन्होंने ठंडा किया। और ये अलग बात है कि अमेरिका अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए सारा कुछ कर रहा था। बुनियादी तौर पे ट्रंप साहब बिजनेसमैन है, उन्होंने यूक्रेन को कहा कि हमारा तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा खर्चा आ चुका है, 600 अरब डॉलर। वो कहा उन्होंने कि हमें मादनियात हमारे हवाले कर दें, मादनियात के हवाले से मुआहदे कर लें। और फिर ज़ेलेंस्की जिस तरह से वहां पे जाके
सीख पा हुए थे वो फिर जब ट्रंप ने उनको आंखें दिखाई तो वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया। अब उनकी तरफ से मुआहदा भी कर लिया गया है। ये भी अजब किस्म की मंतक है कि आपने अपने मकासद के लिए यूक्रेन की मदद की। रूस के मुकाबले में जो बाइडन साहब सदर थे तो कुछ और सूरत हाल थी रूस के साथ, लेकिन जैसे ट्रंप साहब सदर बन गए इनके पुतिन के साथ मामला तल्कात बेहतर है, कुछ ना कुछ दोस्ती है। लेकिन जिस तरह से जो बाइडन रूस के खिलाफ थे, पुतिन के खिलाफ थे, उसी वजह से उन्होंने यूक्रेन की मदद की थी। अब ट्रंप साहब कहते हैं कि हमारा इतना नुकसान हो गया है तो हमें इतने पैसे दिए जाए। पैसे तो उन्होंने नहीं लिए लेकिन मुआहदा का लिया मिनरल्स का, उसके तहत अमेरिका वहां से मिनरल निकालेगा। यहाँ पे बेवकूफ़ी कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, वो अमेरिका के पास भागे भागे जाते हैं कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ऐसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा कि अमेरिका के यहाँ पे मुफादात होंगे तो मैं भी महफूज रहूँगा। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आप रूस के साथ डायरेक्ट ही बात कर लेते, उनके पास चले जाते? आप किसी मौके पर एक ही यूनियन का हिस्सा थे, एक ही मुल्क थे और आप नस्ली बुनियाद पर भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं, जुबान के लिहाज से भी और खित्ते के लिहाज से, एरिया के लिहाज से तो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ हैं। तो बजाय इसके ये अमेरिकी कैंप में भागे भागे गए। इनको चाहिए था कि इतना मिन्नत तल्ला ये रूस का कर लेते तो इनके लिए बेहतर होता और रूस भी इनको माफ करने के लिए तैयार हो जाता। तो बात हम कर रहे थे ट्रंप साहब के नोबेल प्राइज की। तो ट्रंप ने जिस तरह से जंगों का दुनिया से खात्मा करने की कोशिश की है तो इस हवाले से उनका नोबेल प्राइज बनता है। तो बाकी हमने ये भी देखना है कि ट्रंप साहब जो जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, इसमें अमेरिका की साख को किस तरह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने जा रहा था, जबकि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने कई ममालिक की साख को तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। वो कौन से ममालिक हैं? सबसे पहले तो इंडिया है। उसकी फौज ने जिस तरह से पाकिस्तान पर चढ़ाई की थी, पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाबी वार किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। आगे चलकर हम बात करेंगे कि हमारी क्या गलतियां हुई हैं और उनको क्या छुपा के रखना चाहिए। भारत की साख बुरी तरह से मजरूह हुई है। पाकिस्तान पर उन्होंने पहले मिसाइलों से हमला किया और उसके बाद उनकी तरफ से ड्रोन भेजे गए। ड्रोन भेजने के बाद भी उन्होंने मिसाइलों से हमला किया और फिर पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब दिया गया। एक तो साख तबाह होगी इंडिया की फौज की कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के सामने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, और फिर जो असला इस्तेमाल हुआ, फ्रांस के जहाज इस्तेमाल हुए, वो पाकिस्तान की तरफ से 3 राफेल गिराए गए तो फ्रांस की साख भी बर्बाद हो गई। उनके राफेल तैयारों की क्या हैसियत रह गई, क्या साख रह गई। और फिर इसराइल के जो ड्रोन पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान ने दर्जनों की तादाद में उनको गिराया, तकरीबन 100 के करीब उनके ड्रोन गिरा लिए गए और कुछ खुद ब खुद भी गिर गए। दुनिया में सबसे असला ज्यादा भारत लेता है इसराइल से। तो इससे आप अंदाजा करें कि इसराइल के ड्रोन की दुनिया में क्या मार्केट रह गई। और रूस की बात कर लेते हैं कि रूस की साख किस तरह से तबाह हुई है। रूस के जहाज भी पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए और S-400 सिस्टम वो भी पाकिस्तान की तरफ से तबाह कर दिया गया। तो रूस को दोहरा नुकसान हुआ। एक तो उनकी साख तबाह हो गई डिफेंस सिस्टम की वजह से, इनकी नालायकियों की वजह से, भारत की नालायकियों की वजह से, और उनके 2 जहाज भी या 3 जहाज भी रूस के मार गिराए गए थे। तो हमने बात की कि अमेरिका ने अपनी साख कैसे बचा ली। अमेरिका की तरफ से भारत को ये पेशकश की गई थी कि हमारे F-35 जहाज आपके लिए तैयार हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। भारत भी इस पर गौर कर रहा था, लेकिन अब भारत को अमेरिका की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि हमने इस भारत को अपना असला देना है जिससे जहाज नहीं संभाले जा सकते, जिससे S-400 सिस्टम नहीं संभाला गया, जिससे इसराइल के ड्रोन भी सही तरीके से नहीं चलाए गए। इस तरह अमेरिका ने अपनी साख पहले ही बचा ली कि भारत को हम जहाज देंगे, भारत इन जहाजों का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान किसी वक्त भी इनको इनके पायलटों की नालायकी की वजह से, गैर हुनरमंदी की वजह से उनको तबाह कर सकता है। बाकी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर पहले हमला किया गया था, मिसाइल जिस तरह से आधी रात को फेंके गए और उन्होंने लोगों को टारगेट किया, 100 से ज्यादा लोग उनमें, और उसके बाद भी जो हमले हुए शहीद हो चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। अगले रोज फिर ड्रोन आ जाते हैं और उसके अगले रोज भारत की तरफ से फिर कई बेसिस पर हमला किया जाता है। तो फिर एयर चीफ की तरफ से जाके आर्मी चीफ को कहा जाता है कि एनफ इज एनफ, अब नहीं तो फिर कभी नहीं।
बिल्कुल उनकी तरफ से दुरुस्त कहा गया कि अगर 2-4 और हमले भारत की तरफ से हमारे एयर बेसिस पर हो जाते, रनवे मुमकिन तौर पर बर्बाद या तबाह होने की सूरत में कोई जहाज ना उड़ सकता, तो भारत फिर अपनी आज़ादारी कायम रखता, पाकिस्तान को मजीद तबाह कर देता। यही लॉजिक लेकर एयर चीफ सिद्धू साहब आर्मी चीफ के पास गए, या जो भी कमांड सिस्टम था, उन्होंने कहा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया वो पूरी दुनिया ने देख लिया। जैसा कि हमने बात की थी कि हमने ये जायजा लेना है कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान जीत चुका है, इसलिए जो खामियां हुई थी वो दब के रह जाती हैं इस सूरत हाल में। तो एक तो ये होना चाहिए था कि जैसे ही भारत की तरफ से पहला मिसाइल पाकिस्तान में आया था, उसका जवाब उसी तरीके से उसी वक्त दे दिया जाना चाहिए था। जिस तरह से एयर चीफ साहब गए थे, उन्होंने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर वो ना जाते तो मजीद ताखीर हो जाती। मेरा नहीं ख्याल कि ये नौबत आनी चाहिए थी कि एयर चीफ साहब वहां पे जाते, इससे पहले ही फैसले हो जाने चाहिए थे। बहरहाल हमारे बड़े बड़े कमांडर बैठे, उन्होंने जो सही समझा, दुरुस्त समझा, हमारी हुकूमत को कह दिया और हमारी हुकूमत की तरफ से उसको ओबे किया गया। बाकी चलते चलते बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग नागुज़ीर हो चुकी है। बड़ी जंग होने वाली है। अब होती है, कब होती है? भारत की तरफ से शरारतों का सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में शरारतों का सिलसिला जारी रहेगा तो उस वजह से जंग नागुज़ीर हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी दलील यह है कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, वो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया है कि भारत या कोई भी फरीक ना तो मुआहदे को ख़त्म कर सकता है, ना मुअत्तल कर सकता है। ये तो कागजी बातें हैं, लेकिन भारत की तरफ से इस मुआहदे को ख़त्म ही कर दिया गया है। उसने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक लिया है, और पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की बका को खतरा लाहक हो गया, और कश्मीर से आने वाला पानी हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। तो क्या हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? तो जंग होगी तो इसी बात पर होगी, अगर भारत की तरफ से होश के नाखून ना लिए गए और उसने पाकिस्तान का पानी बंद किए रखा, तो फिर पाकिस्तान को वही कुछ करना पड़ेगा। पहले तो ये कहा जाता था कि भारत जंग का आगाज़ करेगा, तो अब जो जंग नागुज़ीर हो चुकी है पानी की वजह से, हो सकता है कि पाकिस्तान उसका आगाज़ भी करे और उसका इख्तिताम भी करे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।